तो देखिए, कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत गिरी है। दरअसल कोलकाता से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेटिया ब्रुज में 5 मंजिला इमारत गिरी है और हादसे में 2 महिलाओं की मौत की खबर मिल रही है। 10 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू उनका किया गया है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत की खबर ये मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने, इमारत गिर गई जिसमें 10 लोगों को बाहर निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया है। कोलकाता से ये दर्दनाक दुखद खबर, निर्माणाधीन इमारत गिर गई और जो लोग वहां पर मौजूद थे, देखिए वो इस मलबे में नीचे दब गए। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो वहीं जानकारी ये है कि 10 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। पश्चिम बंगाल से ये खबर मिल रही है। दुखद हादसा वहां पर हो गया। निर्माणाधीन बिल्डिंग ये थी, काम वहां पर चल रहा था और ऐसे में अचानक से ये बिल्डिंग, ये इमारत धराशायी हो गई, जिससे लोग इस बिल्डिंग के मलबे में दब गए। 2 महिलाओं की तो मौके पर मौत हो गई है, जबकि 10 लोगों को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि वो दब गए थे नीचे, लेकिन रेस्क्यू उनका किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल देर रात की ये घटना है जहां पर 2 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है 5 मंजिला ये इमारत थी जो कि ढह गई है। आधी रात को ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि जो अग्निशमन विभाग है वो मौके पर मौजूद है, आपातकालीन सेवाएं वो वहां पर मौजूद हैं और 14 लोगों का सफलतम रेस्क्यू भी अब तक किया जा चुका है। जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी घटनास्थल पर मौजूद है। अधिकारियों ने कहा है कि जो जीवित लोग हैं, जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी उम्मीद है कि कुछ और भी लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। दरअसल ये घटना है 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत की। इमारत गार्डन रिच इलाके की इस घटना है। यहाँ पर करीब आधी रात को ये घटना हुई है। बचाव अभियान लगातार जारी है। घटनास्थल पर एम्बुलेंस मौजूद है। जो स्थानीय लोग हैं, अगर उनकी हम माने तो इमारत गिरने के पहले कंक्रीट के कुछ टुकड़े गिरे थे। इमारत ढहते ही तेज आवाज हुई और धूल का घना बादल नजर आया। उन्होंने बताया कि मलबा घनी आबादी वाले इलाके में आसपास झोपड़ियों पर भी गिरा है। एक स्थानीय ने कहा है कि हालांकि निर्माणाधीन इमारत में कोई नहीं रहता था, लेकिन ये जो मलबा है वो आसपास बनी हुई झुग्गियों पर गिरा है। तो इस बात का भी उन्हें डर है कि कहाँ जो झुग्गी के लोग हैं कहीं वो इससे प्रभावित ना हुए हों, कहीं वो इसकी चपेट में ना आए हों। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी इमारत बन रही थी तो क्या मानकों पर खरी नहीं उतरी वो इमारत, या ऐसी कौन सी लापरवाही बरती गई। निर्माणाधीन इमारत जो कि यहाँ पर धराशायी हो गई। 5 मंजिला ये इमारत थी। हादसे में फिलहाल 2 महिलाओं की मौत की जानकारी मिल रही है। कुछ लोगों का सफलतम रेस्क्यू किया जा चुका है। करीब 10 से 15 लोगों का सफलतम रेस्क्यू इसमें किया जा चुका है। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर है। अजमेर के मदार स्टेशन के पास हुआ है ट्रेन हादसा। साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन नंबर है 12548। साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मालगाड़ी से टकराकर हुई है सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों ही गाड़ी एक ट्रैक पर थी। हादसे के बाद रेलवे यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। हालांकि राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया। कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर इसमें मिल रही है। मदार स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रेन हादसा हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई। हालांकि कई लोग घायल जरूर हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मालगाड़ी से टकराकर ये सुपरफास्ट ट्रेन जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दोनों ही गाड़ी एक ही ट्रैक पर थी, उस कारण ये हादसा हुआ। हादसे के बाद 5 ट्रेनों को भी हालांकि रद्द करना पड़ा है। वहां से जो गाड़ी है उसको, ट्रेन है जो उसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। रेलवे यातायात भी पूरे तरीके से प्रभावित हो गया। ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई यात्री घायल इसमें हो गए। तस्वीरें आप देखिए। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मच गया। कई ट्रेनें रद्द होने की वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी हालांकि मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री है उनको काफ़ी परेशानी इससे हो रही है। राजस्थान अजमेर के मदुरा स्टेशन के पास ये ट्रेन हादसा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। देखिए, दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम।
तेलंगाना के जगतियाल में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री मोदी विशाल रैली करेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र पीएम नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा और आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु का दौरा करते हुए नजर आएंगे। तेलंगाना के जगतियाल में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। तो कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री मोदी विशाल रैली करेंगे। तो बात अगर तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो आज करते नजर आएंगे और इस बीच जीत का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आएंगे। तो मिशन साउथ पर पीएम नरेंद्र मोदी और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमाम राज्यों के दौरे पर हैं। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले तमाम दौरों के दौरान जनतावासियों को दी और आज 3 राज्यों का दौरा करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे और उस बीच भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधे। तो विकास की बात करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। कल आंध्र प्रदेश का प्रधानमंत्री ने दौरा किया और आज दक्षिण भारत के इन राज्यों में तेलंगाना जहां पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, कर्नाटक जहां पर 28 सीटें हैं, तो वहीं केरल में 20 सीटें हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर कि आज भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 सूची सामने की जा चुकी है और लगभग आप समझिए कि 250 से ज्यादा नामों का ऐलान हो चुका है। लेकिन अब बाकी की सीटों के लिए यहाँ पर मंथन का दौर जारी है और आज इसी कड़ी में यहाँ पर बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। और सीईसी की मीटिंग दरअसल तब होती है जब अधिकांश नाम जो हैं वो फाइनल हो जाते हैं। आखिरी मोहर इस बैठक में लगती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में शामिल होंगे। अब संभव ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बाकी बचे हुए नाम हैं और उनकी जो सूची है वो जल्द से जल्द सामने आ सकती है। आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। आज बीजेपी सीईसी की बैठक हो सकती है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और मंथन का दौर लगातार जारी। और क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है, 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां हैं क्योंकि 105 सीटें जिस पर पहले फेज में वोटिंग होने वाली और उसको लेकर के तैयारियां एक तरफ, तो वहीं बाकी की जो बची हुई सीटें हैं उस पर किन चेहरों को मौका मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 2 लिस्ट जारी की गई है, कईयों के टिकट कटे हैं, कई पुराने चेहरों को मौका मिला है, कई ऐसे अप्रत्याशित चेहरे भी नजर आए भारतीय जनता पार्टी की सूची में। और कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, तो ऐसे में आज सबकी निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई होगी जब सीईसी की बैठक होने वाली और इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं और उसके बाद जल्द ही जो बाकी की लिस्ट है वो भी सामने आ सकती है। बिल्कुल, तो बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी जल्द सामने आ सकते हैं। बैठक में इसको लेकर मंथन किया जाना है, प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। आगे बढ़ने बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बाकी की उत्तर प्रदेश की सीटें बची हुई हैं, जिन कैंडिडेट्स के नाम अभी सामने नहीं आए, उसको लेकर कोर ग्रुप की आज दिल्ली में बैठक होनी है और इस कोर ग्रुप की बैठक में खुद सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि जो बाकी की सीटें बची हुई हैं उनको लेकर मंथन किया जाना है। जल्द से जल्द सभी उम्मीदवारों के नाम सामने होंगे। इसी को लेकर एक के बाद एक बैठक की जा रही है। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक आज देश की राजधानी दिल्ली में होनी है। सियासी हलचल काफी तेज आज दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन महामंत्री, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम सब दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ क्योंकि आप देखिए सीईसी की बैठक है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की जो बाकी की सीटें बची हुई हैं, जिन पर अभी कैंडिडेट्स के नाम सामने नहीं आए हैं, उन नामों को लेकर चर्चा की जानी है। और
और चलिए अब एक बार फिर से जरा अखबारों पर नजर हम डालेंगे। सबसे पहले बात होगी आंध्र प्रदेश की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आंध्र प्रदेश का दौरा लगातार जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। विकसित भारत के लिए 400 पार का नारा उनके द्वारा दिया गया। पीएम मोदी ने कहा, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। मंच पर चंद्रबाबू नायडू और इसके अलावा पवन कल्याण भी मौजूद रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो मिशन साउथ में जुटे हुए हैं और इस दौरान वो जमकर विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार 400 पार का नारा पीएम मोदी की तरफ से दिया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि आपका प्यार मुझे मिल रहा है। तस्वीर आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू आपको नजर आ जाएंगे और विकसित भारत के लिए जो विकास की बात प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हैं, परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी बार बार विपक्ष पर निशाना साधते हैं और कुछ यही आंध्र प्रदेश में गरजते हुए पीएम मोदी नजर आए। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। प्लीज नीचे उतर जाइए, आपकी जान हमारे लिए कीमती है। टावर पे चढ़े लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील नजर आई। तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे तो भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आई। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर नजर आई और देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोग नजर आए। और इस बीच टावर पर चढ़े लोगों की तस्वीर आपने देखी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी कि प्लीज नीचे उतर जाइए, आपकी जान हमारे लिए कीमती है। पीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। तो पीएम मोदी को अभी आपने सुना और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी अपील कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में दरअसल एनडीए की रैली हो रही थी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आईएनडीआईए पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन का इस्तेमाल करके फेंक देती है, इसलिए इंडी अलायंस बना। हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं, एनडीए की ताकत बढ़ रही है। जो प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद थे तो ये बीजेपी की रैली नहीं थी, ये एनडीए की रैली थी, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, ये उनकी रैली थी। और इस दौरान ये अहम इसीलिए है क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव भी वहां पर होने वाले। 175 विधानसभा की सीटें हैं, 13 मई को वहां पर होने वाली है वोटिंग। तो प्रधानमंत्री की जब रैली हुई तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी दक्षिण को मजबूत करने की कवायद, इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अगर मुकाबले की बात करें तो वहां पर इस वक्त जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, वो इस वक्त सत्ता में है। दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी की जो बहन है वाईएस शर्मिला, उनके साथ पूरी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो इस वक्त चुनावी मैदान में दमखम के साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं तीसरी तरफ आप देखिए कि एनडीए किस तरीके से वहां पर इस वक्त चुनौती देते हुए नजर आ रही है। और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस अलायंस का इस्तेमाल करती है और उसके बाद फेंक देती है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलनाडु के सभा में, आपको सुनवाते हैं। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। ठीक, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वंदलो दाताली एनडीए की वोट वेयाली। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं,
लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा एनडीए गठबंधन रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल प्रोग्रेस दोनों को साथ लेकर चलता है। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। यहां केंद्र सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए के सांसद, एनडीए के विधायक, इनको जिताना है। एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो ये मोदी की गारंटी है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। 4 बातों का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। खास तौर पर आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि एनडीए के जितने भी विधायक हैं आप उनको देखिए, या फिर जो सांसद हैं आप उनको देखिए, लगातार किस तरीके से वो काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के साथ वो जुड़े रहते हैं और जनता भी ये मानती है कि वो उन्हीं के बीच से सामने आए हुए एक व्यक्ति हैं, तो उनकी हर समस्या का समाधान देते हैं। इसके अलावा विपक्ष पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। तो वहीं कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप प्लान करें, 100 दिन का एजेंडा तैयार करें। प्रधानमंत्री की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया। दरअसल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं कि अगले 100 दिन में क्या आपका रोड मैप है। आप जनता के बीच जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो आप उनके बीच कौन सी बातों को रखेंगे, आपके पास क्या विजन है अगले 100 दिन का। और इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले 5 साल के लिए सरकार किस तरीके से काम करेगी। अगर जनता एक बार फिर से मौका देती है तो इस बात का खास तौर पर ध्यान दिया जाए। इन 2 रोड मैप को तैयार करने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चुनाव आयोग द्वारा देश में 7 चरण के आम चुनाव और साथ ही होने वाले विधानसभा और उपचुनाव के लिए मैराथन कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद आयोजित की गई थी। और ऐसे में 19 अप्रैल से शुरू होंगे चुनाव और मतगणना, क्योंकि 1 जून और 2 जून, क्योंकि यहाँ पर राज्यों की भी अब बात करें तो अरुणाचल, सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने, तो प्रधानमंत्री की तरफ से हर बात का जिक्र किया गया। लेकिन खास तौर पर यह कहा गया कि जनता के बीच जाएंगे। तो आप बताइए अगले 100 दिन और अगले 5 साल के लिए आपकी क्या तैयारी है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बीजेपी हाईकमान से इस दौरान मुलाकात होगी। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर लगने की उम्मीद है, क्योंकि पेच काफी लंबे समय से फंसा हुआ है और अब उम्मीद है कि फाइनल मोहर इसमें लग जाएगी। जो सोर्सेज है उसके मुताबिक नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे और इसके अलावा काफ़ी जो अहम बैठक है वो 19 से 20 मार्च को संभव है। बीजेपी शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद एनडीए नेता साझा प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और 21 मार्च को वापस पटना लौटने का कार्यक्रम है। दरअसल ये भी जानकारी है, चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तैयार कर लिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत पर अब मोहर जल्द लग सकती है और आज या कल में जल्द मोहर लगने की संभावना है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए बिहार से अगली बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को फाइनल टच मिलेगा।
सीट बंटवारे पर संतोष मांझी का बयान सामने आया है और 24 से 48 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहां पर भी बहुत जल्द तय होता हुआ नजर आएगा। और बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे, सीट बंटवारे पर संतोष मांझी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। सीट शेयरिंग सही समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सीट शेयरिंग की भी औपचारिकता जो होती है पूरी कर गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। और हम समझते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में ऐलान संभव है और हम लोग सब मिल करके एक साथ ज्वाइंट पीसी करके ऐलान करेंगे, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 राज्यों में मतगणना की तारीख बदली गई है। अरुणाचल और सिक्किम में तारीख बदली गई। दोनों राज्यों में 2 जून को काउंटिंग होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। देखिए मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है जिसमें फ्रंट पेज पे इस खबर का जिक्र है और कहा गया है कि 2 जून को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के नतीजे आएंगे। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी सियासी लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद अहम हो जाता है। वहां पर 60 विधानसभा की सीटें हैं। सिक्किम की बात करें तो 39 विधानसभा की सीटें हैं। और पहले ये कहा गया था कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम, उपचुनाव के परिणाम और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो एक साथ आएंगे। बाकी के राज्यों के लिए या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन कहा गया है कि जिन 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वहां पर जो नतीजे हैं वो 2 जून को आएंगे। इससे पहले 4 जून को आना था, लेकिन जो बाकी के 2 राज्य हैं यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वहां के नतीजे 4 जून को ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बात करते हैं। दरअसल न्याय यात्रा के समापन पर सभा हुई और ऐसे में मुंबई में एक मंच पर फिर से इंडिया अलायंस के कई नेता जुड़े। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, विपक्ष में पूरे देश की आवाज है। दरअसल आप देखिए, क्योंकि कल समापन सभा थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और मुंबई में ये समापन सभा थी। इस दौरान इंडिया अलायंस के तमाम नेता राहुल गांधी की इस रैली में पहुंचे और राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर तंज कसा, क्योंकि आप देखिए विपक्ष की तरफ से ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है और ये उन्होंने कहा कि किस तरीके से विपक्ष में पूरे देश की आवाज़ है, यानी कि जो विपक्ष है पूरा देश क्या कह रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठाते हैं। हमने देखा है किसानों का मुद्दा वो उठाते हैं। वो कहते हैं कि अन्याय किसानों के साथ हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और इस दौरान उनकी तरफ से ये बातें कही गई। लेकिन ईवीएम का मुद्दा छेड़ना वो नहीं भूले।